जय हिंद भाई सारे साथियों ने। मेरा नाम अमित है और आज आप कराएंगे ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन टॉपिक, जिसको हिंदी में बोलते हैं संचरण एंड वितरण। इसके लेक्चर पहला है ये और कई लेक्चर होंगे प्रीवियस क्वेश्चंस के, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के। हम इम्पोर्टेंट ही क्वेश्चन करेंगे जो कि आने वाले क्वेश्चंस में पूछने के ज़्यादा चांस रहेंगे, और उसी से रिलेटेड जो बेसिक थ्योरी होगी वो हम क्लास में कंप्लीट करेंगे। चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन है, एक मानक फूड मिक्सर की गुणन गति कितनी होती है? ऑप्शन एक दे रखा है 150 से 500 आरपीएम, 500 से 200 आरपीएम, और सी दे रखा है 3000 से 1400 आरपीएम, डी दे रखा है 2000 आरपीएम। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 3000 से 1400 आरपीएम। आरपीएम क्या होता है? आरपीएम होता है, इसकी फुल फॉर्म होती है राउंड पर मिनट। राउंड पर मिनट याद रख लेना, ये फुल फॉर्म भी पूछ लेगा आपसे कि आरपीएम की फुल फॉर्म क्या होती है। और चंडीगढ़ एएलएम में ये क्वेश्चन भी पूछा गया था कि जो फूड मिक्सचर है उसमें कौन सी मोटर यूज़ की जाती है? उसमें मोटर यूज़ की जाती है यूनिवर्सल मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ओवर हेड ट्रांसमिशन लाइन का स्पैन 200 मीटर है। लाइन कंडक्टर का भार प्रति मीटर 0.7 किलोग्राम दिया है। यदि अधिकतम स्वीकार्य तनाव 1400 किलोग्राम है तो अधिकतम सैग कितना होगा? ठीक है, यहाँ पे स्पैन दे दिया गया आपसे और प्रति मीटर जो कंडक्टर का भार है वो दे दिया गया 0.7 किलोग्राम, और तनाव दे रखा है 1400 किलोग्राम। ठीक है, इसका फॉर्मूला है, सैग का फॉर्मूला होता है, ये नीचे नोट भी कर रखा है। सैग का फॉर्मूला क्या होता है? WL²/80। W यहाँ पे क्या है? W है वेट, ठीक है, और जो L है वो स्पैन है। स्पैन क्या बोलते हैं? खंभों के बीच की दूरी। ठीक है, दो खंभे हो गए ना, जैसे कि एक ये खंभा हो गया, एक ये खंभा हो गया। थोड़ा सा नीचे समझा देते हैं आपको। देखो, एक ये खंभा हो गया और एक ये खंभा हो गया। इनके बीच में ऐसे वायर होती है ट्रांसमिशन लाइन की। ठीक है, जो ये दोनों खंभों के बीच की दूरी है, ये दोनों बीच की दूरी यदि हुई है, इस दूरी को ही हम स्पैन बोलते हैं। ठीक है, 200 मीटर दिया हुआ है और कंडक्टर का वेट दिया हुआ है प्रति मीटर, और हमें निकालना क्या है? सैग निकालना है। सैग किसे बोलते हैं? जितनी वायर झुकी हुई है यहाँ से और यहाँ तक, ये दूरी निकालनी है टोटल। ठीक है, इसको ही हम सैग बोलते हैं कि पोल के जो ऊपरले सिरे से वायर नीचे झुकी हुई है उसके बीच की दूरी। ठीक है, ये दूरी निकालनी है यहाँ तक। ठीक है, इसको बोलते हैं हम सैग। फॉर्मूला दिया हुआ है WL²/80। इसको याद कर लेना आपको। किस चीज़ का फॉर्मूला है? सैग का। ये देखो क्वेश्चन में क्या क्या हमें वैल्यू दी हुई है। वैल्यू दी हुई है हमें, ठीक है, वेट दिया हुआ है 0.77/10 लिख देते हैं उसको। जो स्पैन है वो दे रखा है, लेंथ है जो 200 मीटर 200 मीटर। ठीक है, उसका स्केयर करना है हमें फॉर्मूले के हिसाब से। 80 8 मल्टीप्लाई में टी कितना टेंशन है? 1400 किलोग्राम। ठीक है, फॉर्मूले में रखने के बाद ये आपस में काट के आप निकाल लेना है। बस मैन यहाँ पे है कि फॉर्मूला याद रखना आपको, बाकी आगे तो कैलकुलेशन ही है, आप कर लोगे। ठीक है, सैग का फॉर्मूला क्या होता है? WL²/80, जहाँ पे W दे रखा है वेट, L दे रखा है खंभों के बीच की दूरी लेंथ या स्पैन,
और टी दे रखा है टेंशन। तो इसका उत्तर आ जाएगा 2.5 मीटर। ठीक है, सह कितना हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन सी उत्तर सही हो जाएगा 2.5 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या किसी संचरण लाइन के कंडक्टर को पोल से अलग करता है। इसमें बताना कि संचरण लाइन का कंडक्टर है जो और पोल है, उन दोनों को कौन अलग करता है। ऑप्शन दे रखा है स्ट्रेन हार्डवेयर, वी क्रॉस आर्म, डिस्क इंसुलेटर या इंसुलेटर विद अर्थ ब्रेक स्विच। इसमें आ जाएगा उत्तर डिस्क इंसुलेटर। ठीक है, आपको बता देते हैं कि ये हो गया पोल। ठीक है, या हाँ ये पोल हो गया और इसके ऊपर से ऐसे जाती है वायर। इस वायर और पोल के बीच में एक इंसुलेटर होता है। ठीक है, ये इंसुलेटर होता है, ये कुचालक होता है जिसमें से जो कंडक्टर में विद्युत पास हो रही है उसकी विद्युत पोल में आने से बचाता है। ठीक है, क्योंकि पोल की जगह पे हम आरसीसी और जो स्टील के पोल्स होते हैं, स्टील टावर होते हैं, उसका यूज़ करते हैं ताकि कंडक्टर की जो इलेक्ट्रिक करंट है वो पोल में ना पाए और करंट ना लग पाए, इसलिए हम क्या यूज़ करते हैं, डिस्क इंसुलेटर। इसको याद रख लेना कि संचरण लाइन के कंडक्टर के पोल को अलग कौन करता है, डिस्क इंसुलेटर ही अलग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसमिशन लाइन में कोरोना के संबंध में नीचे दिए गए विकल्पों में से गलत कथन चुनिए। गलत बताना भाई आपने कौन सा गलत है। थोड़ा सा देख छोटा कर लेते हैं इसको ताकि आपको पूरा दिख जाए। बताओ अब। पढ़ो दोबारा क्वेश्चन को। ट्रांसमिशन लाइन में कोरोना के संबंध में नीचे दिए गए विकल्पों में से गलत कथन चुनिए। ठीक है, पहला ऑप्शन है कोरोना के कारण बिजली का एक निश्चित अपव्यय होता है। ये तो सही है भाई, कोरोना की वजह से बिजली का अपव्यय तो या वेस्टेज तो होती है। और दूसरा, ओजोन निर्माण के कारण कोरोना क्षरण बनता है, ये भी ठीक है। सी है कोरोना हानि के कारण संचरण लाइन में विद्युत धारा जैवक्रिय स्वरूप की होती है, साइनोसोडल। ये नहीं लग रहा। और नेक्स्ट ऑप्शन है विशेष रूप से तीव्र कोरोना प्रभाव 35 किलोवोल्ट या उससे अधिक कार्य वोल्टेज पे देखे जाते हैं, ये भी सही है। इसमें से हमें गलत चूज करना है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा क्योंकि संचरण लाइन में जो विद्युत धारा है वो साइनोसोडल नहीं होती। ठीक है, साइनोसोडल कैसे होती है, ये ऐसे। ठीक है, ये कंटिन्यूसली ऐसे चलती है, ऐसे करंट चलती है ना, उसको बोलते हैं साइनोसोडल। लेकिन जो कोरोना होता है ना, कोरोना में या कोरोना हानि के कारण जो संचरण लाइन में जो करंट होती है वो साइनोसोडल ना होके साइनोसोडल हो जाती है। ठीक है, और बाकी ऑप्शन की अगर हम बात करें तो एक निश्चित अपव्यय होता है, हानि तो होती है। पहले कोरोना बता देते आपको, कोरोना क्या होता है, यहाँ बताते हैं कोरोना क्या होता है। कोरोना होता है किसी कंडक्टर में जब हाई वोल्टेज पास करवाई जाती है ना, तो हाई वोल्टेज पास कराने से इसके आसपास की एयर भी आयनित हो जाती है, उनमें भी करंट बहने लग जाती है ऐसे। ठीक है, तो जब इस एयर को एयर आयनित हो जाती है तो इसमें चार्ज बहता है। ठीक है, एयर आयनित होने के बाद इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी है या वोल्टेज है वो लीक हो जाती है। उस लीक होने या उस आयनित होने को ही, ठीक है, लीक तो होती है वो तो एक उसका गुण हो गया, लेकिन एयर आयनित होना, बहुत ज़्यादा वोल्टेज देने पर कंडक्टर के चारों ओर एयर से धारा बहने लग जाती है, इसी को ही हम कोरोना बोलते हैं। ठीक है, ये
हाई वोल्टेज और एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज में ही होता है कोरोना। ठीक है, और आगे देख लेते हैं कि ओजोन निर्माण के कारण कोरोना सड़न बनता है। ठीक है, इसमें ये है कि कोरोना के टाइम पे ओजोन गैस भी बनती है, ओजोन निर्माण के टाइम मतलब ओजोन के निर्माण में सहायक होता है कोरोना, उसमें गैस निकलती है जब एयर आयनित होती है। ठीक है, और थर्ड तो अपना उत्तर हो ही गया ही। और फोर्थ अगर देख ले कि तीव्र कोरोना प्रभाव 35 केवी या उससे अधिक कार्यकारी वोल्टेज पर ही देखे जाते हैं। हाँ, मैंने बताया ना हाई वोल्टेज और एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज पे ही होता है। ये जो कोरोना होता है 33 केवी नहीं, 33 केवी नहीं, 30 केवी। ठीक है, 30 केवी से अधिक वोल्टेज पर ही किलो वोल्टेज 30 किलो वोल्ट से अधिक सक्रिय होता है। ठीक है, 30 होती है जो 30 किलो वोल्ट होती है, वो होती है एक ऐसे होती है आरएमएस वैल्यू होती है, एक मैक्सिमम वैल्यू होती है। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू अगर 30 किलो वोल्ट है उससे ज़्यादा है तो कोरोना होगा, और जो आरएमएस वैल्यू है वो 21, मैक्सिमम होगी 30 और ये 21 किलो वोल्ट से अधिक अगर वोल्टेज कंडक्टर से में से प्रवाहित हो रही है तो कोरोना लॉस होगा। ठीक है, एयर आयनाइज होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप कोरोना प्रभाव कैसे कम कर सकते हैं? ऑप्शन दे रखे हैं, बाय प्रॉपर स्पेसिंग बिटवीन कंडक्टर। ठीक है, जो कंडक्टर है उसके 2 कंडक्टर या 3 कंडक्टर होते हैं उनके बीच में एक्यूरेट या ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस बना के, ठीक है, या दूर दूर कंडक्टरों को रख के। सेकेंड ऑप्शन है बाय यूजिंग सॉलिड कंडक्टर, की मजबूत या सॉलिड बोल देते हैं जिसका डेंसिटी ज़्यादा होती है, ऐसा कंडक्टर यूज़ करके। और सी हो गया बाय यूजिंग कॉपर कंडक्टर, कि तांबे का चालक यूज़ करके, या बाय इंक्रीज द वोल्टेज, या वोल्टेज को बढ़ा करके। देखो, वोल्टेज को बढ़ाने से तो कोरोना कम नहीं होगा, वोल्टेज को बढ़ाने से तो बताया ना, वोल्टेज जितनी ज़्यादा होगी उतना ही कोरोना लॉस ज़्यादा होगा। ठीक है, कॉपर के कंडक्टर से कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है कोरोना का, ये तो कॉपर में भी होगा, एल्यूमिनियम में भी होगा, ये वोल्टेज पर डिपेंड करते हैं। और अगर सॉलिड कंडक्टर से भी कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, इसमें उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्या बाई प्रॉपर स्पेसिंग बिटवीन कंडक्टर। अगर हम 2 चालकों के बीच की दूरी को बढ़ा देते हैं ना, आप देखते हो कि ऊपर जो ओवरहेड लाइंस होती है वो जैसे 3 कंडक्टर हो गए, ऐसे 1 कंडक्टर, 2 कंडक्टर और 3 कंडक्टर। ठीक है, इनके बीच की दूरी अगर हम बढ़ा देते हैं तो कोरोना कम होता है, क्योंकि इनके बीच में वो होता है कैपेसिटेंस होता है और चार्ज होता है। अगर ज़्यादा चार्ज होगा तो एयर ज़्यादा आयनित होगी। ठीक है, एयर ज़्यादा आयनित होगी तो कोरोना प्रभाव ज़्यादा होगा। इन कोरोना प्रभाव को कम करने के लिए क्या कर देंगे, इन कंडक्टरों के बीच की डिस्टेंस है उसको बढ़ा देंगे तो कोरोना प्रभाव क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, ये एक ऐसे इधर लगा दिया, एक इधर लगा दिया, एक इधर लगा दिया, तो ऐसे में हम कोरोना प्रभाव को कम कर सकते हैं। देखो, यहाँ लिखे भी गए कोरोना प्रभाव को दूर करने के तरीके कौन कौन से हैं। नंबर 1 है होलो कंडक्टर यूज करके। होलो कंडक्टर मतलब खोखला कंडक्टर। ठीक है, ऐसे करके ऐसे, इसमें बीच में क्या होता है, ये सिर्फ पाइप टाइप का कंडक्टर होता है या थोड़ा बहुत और मोटा हो जाता है ऐसे, और बीच से खाली होता है, इसको बोलते हैं होलो कंडक्टर। ऐसे कंडक्टर को यूज़ करके हम कोरोना प्रभाव को दूर कर सकते हैं। और दूसरा है स्मूथ कंडक्टर यूज़ करके, चिकना कंडक्टर। ठीक है, ऊपर से क्या होता है वार्निश या मतलब ऐसे हो जाता है कि बिल्कुल चिकना कंडक्टर हो, तो उसमें कोरोना प्रभाव क्या होता है, कम हो जाता है। बंडल कंडक्टर का यूज़ करके, बंडल कंडक्टर का यूज़ करने का मतलब ये है कि एक तो डायरेक्ट ऐसे वायर होगी, एक डायरेक्ट करंट होगी, डायरेक्ट वायर होगी, या हम बंडल कंडक्टर आप देखते होंगे कि जो आपके छत आपके घर के आसपास जो वायर होती है वो ऐसे एक दूसरे से लिपटी होती है। ठीक है,
ऐसे बंडल्ड होती है वो इसलिए ही होती है ताकि कोरोना प्रभाव को कम किया जा सके, ठीक है, और उसकी स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा हो उसके, इसलिए भी उसको बंडल्ड किया जाता है। ये हो गया। कोरोना का फ़ायदा भी होता है, देखो कोरोना का लॉस तो होता है कि उसमें एनर्जी वेस्ट होती है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी करंट जो एयर के माध्यम से भागती रहती है, लीक हो जाती है, तो वो तो एक नुकसान है। लेकिन कोरोना का फ़ायदा भी है, यहाँ देख सकते हैं कि सर्ज के लिए सेफ्टी वॉल का कार्य करती है, ठीक है। सेफ्टी वॉल मतलब सर्ज के लिए क्या हो गया, जैसे हम बहुत ज़्यादा वोल्टेज बढ़ गई तो कोरोना में क्या होगा, एयर में इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे और हमारी जो नुकसान है उससे बच जाएगा। या आकाशीय बिजली गिरती है, बहुत ज़्यादा वोल्टेज होता है आकाशीय बिजली में, ठीक है, अगर वो हमारी लाइंस के ऊपर गिरता है, जितनी ज़्यादा वोल्टेज होगी कोरोना प्रभाव भी उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है, और जितना ज़्यादा कोरोना प्रभाव होगा, ठीक है, तो उससे क्या होगा, वोल्टेज ज़्यादा से ज़्यादा एयर आयनित करेगी और हमारे कंडक्टर को बचा लेगी टूटने से, ठीक है। तो ये एक सेफ्टी वॉल का कार्य करती है। ये कोरोना कोविड वाला कोरोना मत समझ लेना, इसलिए मैं कोरोना पे ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ कि कोरोना क्या होता है। शायद आपने पढ़ भी रखा होगा, लेकिन मैं अपनी एंड से ऐसे समझा रहा हूँ ताकि अगर आप पहली बार भी पढ़ रहे हो तो आपको समझ में आ जाए। प्रश्न है, ओवरहेड कंडक्टर के कारण पोल के खिंचाव से बचाने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला वायर को क्या कहते हैं, ठीक है, दोबारा पढ़ते हैं एक बार। ओवरहेड कंडक्टर के कारण पोल के खिंचाव से बचाने के लिए प्रयुक्त विपरीत दिशा में प्रयुक्त किया जाने वाला वायर क्या कहलाता है। ऑप्शन दे रखा है बेयर वायर, ऑप्शन बी दे रखा है वाइंडिंग वायर, ऑप्शन सी दे रखा है ग्राउंड वायर, ऑप्शन डी दे रखा है स्टे वायर। तो उत्तर हो जाएगा इसका स्टे वायर। स्टे वायर क्या होता है, आपने देखा होगा ना, गांव में एक पोल हो गया ऐसे, तो पोल को एक जैसे वायर इधर से आ रही है, ट्रांसमिशन लाइन या डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, एक वायर उधर जा रही है, तो ये दोनों के खिंचाव से खंभा इस साइड गिरने की कोशिश रहेगी ना, तो इसके अपोजिट साइड में एक ऐसे धरती से और ऊपर तक एक स्टे वायर लगाई जाती है और इसके बीच में होता है एक इंसुलेटर, ठीक है, उस इंसुलेटर को बोलते हैं एग इंसुलेटर, ठीक है, ताकि जो कंडक्टर होते हैं उससे और जो स्टे वायर है उसको सेपरेट किया जा सके ताकि करंट से बचा जा सके, करंट ना लगे, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा स्टे वायर। क्वेश्चन है, स्किन प्रभाव इस पर निर्भर करता है, किस चीज़ पर स्किन प्रभाव निर्भर करता है भाई, पढ़िए ऑप्शन। चालक के आकार पर, बेदर के पदार्थ के आकार पर, चालकों के व्यास पर, या सभी पर। उत्तर आ जाएगा इसका सभी पर, ठीक है। पहले आपको ये बता दें कि स्किन इफेक्ट होता है क्या, स्किन प्रभाव देखो, ये हो गया कंडक्टर, ठीक है। तो कंडक्टर हो गया, तो स्किन इफेक्ट क्या होता है, स्किन इफेक्ट होता है जब हम इसमें से करंट देते हैं ना, अगर एसी करंट देते हैं तो इस कंडक्टर के बाहर बाहर को ऐसे ऐसे करंट बहती है। मैं एक बार थोड़ा सा बड़ा कंडक्टर बना लेता हूँ, थोड़ा सा आपको समझाने में आसानी होगी। ठीक है, तो अगर हम इसमें एसी करंट देते हैं ना, तो कंडक्टर के बाहर साइड को ज़्यादा करंट बहेगी ऐसे, और जितने अंदर जाएंगे कंडक्टर के सेंटर में जाएंगे, जैसे ये सेंटर हो गया, ठीक है, सेंटर में जाएंगे तो इतना ही करंट कम होता जाएगा और बाहर से ज़्यादा करंट प्रवाहित होएगा, फ्लो करेगा, ठीक है, ऐसे बहेगा, ठीक है। स्किन स्किन बोलते हैं कंडक्टर की ऊपरली सतह पे ज़्यादा करंट बहने को ही स्किन इफेक्ट बोलते हैं, और ये ज़्यादा एसी में होता है, ये डीसी में नहीं होता, ठीक है। डीसी में जो करंट का फ्लो होता है कंडक्टर में वो
पैरेलल होता है, समांतर होता है। जितना करंट डीसी में कंडक्टर में ऊपर से बहेगा, जैसे अगर इतना बाहर से बह रहा है, स्किन से बह रहा है, ऊपरली परत से बह रहा है, उतना ही सेंटर से बहेगा। ठीक है, डीसी करंट में स्किन इफेक्ट नहीं होता, ये एसी इफेक्ट में होता है। स्किन इफेक्ट होता है क्या, कंडक्टर की बाहरी परत से करंट का ज़्यादा मात्रा में फ्लो करना ही स्किन इफेक्ट कहलाता है। ठीक है, और ये किस पर निर्भर करता है, क्वेश्चन पूछा गया आपसे, ये करता है सभी पर। ठीक है, पदार्थ के प्रकार पर भी, कि कॉपर का है या एल्यूमिनियम का है या सिल्वर का है, किस चीज़ का है। ठीक है, चालक के आकार पर भी। ठीक है, आकार कैसा है चालक का, चालक के व्यास पर भी, उसका व्यास कितना है। तो ये स्किन इफेक्ट तीनों चीज़ों पर निर्भर करते हैं। आगे और भी बताया गया कि किस किस पर डिपेंड करता है ये स्किन इफेक्ट। फ्रीक्वेंसी पर भी डिपेंड करते हैं। ठीक है, डायमीटर या रेडियस ऑफ कंडक्टर पर भी डिपेंड करते हैं। डे डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू स्किन इफेक्ट। ठीक है, डायमीटर जितना ज़्यादा होगा स्किन इफेक्ट इतना ही ज़्यादा होगा, डायमीटर कम हो जाएगा तो स्किन इफेक्ट कम हो जाएगा। ठीक है, परमेबिलिटी ऑफ मटेरियल, पदार्थ की चुंबकशीलता। ठीक है, चुंबक इस पे भी डिपेंड करता है और टाइप ऑफ मटेरियल पे भी डिपेंड करते हैं। स्किन इफेक्ट देखो यहाँ पे, एसी का कंडक्टर के स्पेस पर प्रभाव करना ही स्किन इफेक्ट कहलाता है। डीसी में स्किन इफेक्ट नहीं होता, नो स्किन इफेक्ट। ठीक है, इसी वजह से रेजिस्टेंस ऑफ एसी ज़्यादा होता है रेजिस्टेंस ऑफ डीसी करंट से। ठीक है, किसी कंडक्टर में हम एसी फ्लो करवा रहे हैं और उसी कंडक्टर में अगर डीसी फ्लो करा रहे हैं, में जितना करंट का अवरोध होगा, जितना रेजिस्टेंस होगा, वो कम होगा इन कंपेयर टू उस कंडक्टर में एसी प्रवाहित करवाने में जो रेजिस्टेंस होगा, जो उसमें धारा में अवरोध होगा। तो यहाँ से क्या निकलता है कि जो रेजिस्टेंस होता है, करंट के रास्ते में बाधा होती है। ठीक है, एसी करंट फ्लो करवाने से उसी कंडक्टर में ज़्यादा होगी बाधा, और अगर डीसी करंट फ्लो करवाएंगे उसी कंडक्टर में तो उसकी बाधा या रेजिस्टेंस है जो वो कम होगा। ठीक है, क्यों होगा कम, आपको बता दिया कि ये स्किन इफेक्ट के कारण कम होगा, क्योंकि अगर हम एसी करंट फ्लो करवाएंगे तो वो जो कंडक्टर है उसकी स्किन से, सरफेस से ही ज़्यादा मात्रा में फ्लो करवाएगी और सेंटर से बिल्कुल कम मात्रा में फ्लो होएगी। और जो डीसी होगी वो पैरेलल फ्लो होगी, जितनी सरफेस से फ्लो होगी उतनी ही सेंटर से फ्लो होगी और ज़्यादा मात्रा में करंट फ्लो होती है डीसी। ठीक है, ज़्यादा मात्रा में करंट फ्लो होगी तो रेजिस्टेंस कम होगा। ठीक है, कंडक्टिविटी कंडक्टेंस होता है। ठीक है जी, वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस की। ठीक है, अगर कंडक्टेंस ज़्यादा होगा करंट ज़्यादा फ्लो होगी। ठीक है, इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस की। ये भी बताया गया कि ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाएगा कि जो डीसी का रेजिस्टेंस होता है एसी के रेजिस्टेंस के कंपेयर में कितना होता है। जो डीसी का रेजिस्टेंस होता है ना, वो 1/1.5 गुना होता है। या ऐसे बोल देते हैं कि जो एसी का रेजिस्टेंस होता है वो डीसी के रेजिस्टेंस से 1.5 गुना होता है। ठीक है, डीसी का रेजिस्टेंस से कितना होता है, 1.5 गुना। रेजिस्टेंस एसी में ज़्यादा होता है, डीसी में कम होता है। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचरण लाइन, जो ट्रांसमिशन लाइन है उसका वोल्टेज रेगुलेशन का अंकित मान होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन दे रखा है हाई होना चाहिए, वेरी हाई होना चाहिए, लो होना चाहिए, मीडियम होना चाहिए। आपका उत्तर रहेगा लो होना चाहिए। प्रैक्टिकली लो होना चाहिए और आइडियली 0 होना चाहिए। आइडियली का मतलब क्या है कि हम चाहते हैं कि इसका जो वोल्टेज रेगुलेशन है वो 0 हो जाए। पहले आपको वोल्टेज रेगुलेशन बता दो क्या होता है, उसके बाद में आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। अगर आपको वोल्टेज रेगुलेशन का नहीं पता तो फोकस ऑन द स्क्रीन। वोल्टेज रेगुलेशन, ठीक है, तो ये क्या होता है, ये होता है इनपुट वोल्टेज। किसी भी कंडक्टर में हम जितनी वोल्टेज इनपुट करा रहे हैं, माइनस में जितनी उसको आउटपुट, जितनी वो आउटपुट दे रहे हैं। ठीक है, आउटपुट
इनपुट माइनस में आउटपुट बटे में होता है आउटपुट वोल्टेज, ठीक है। ये होता है वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला। अगर हम जितनी इनपुट वोल्टेज दे रहे हैं उतनी ही आउटपुट मिल रही है हमें, ठीक है। हमें अगर कंडक्टर के इस साइड से हम मान लिया हमने दे रहे हैं कि हम 11 kV दे रहे हैं, ठीक है। और कंडक्टर, ये कंडक्टर हो गया जैसे, ठीक है, और इधर भी हमें 11 kV मिल रही है, तो हमारा वोल्टेज रेगुलेशन हो गया 0। लेकिन ये प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ से हम 11 kV देंगे तो इसका वायर का कुछ रेजिस्टेंस भी होगा, रेजिस्टेंस होगा तो पावर लॉस होगा, पावर लॉस होगा तो कुछ न कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा, जो कि 11 kV से घटकर यहाँ पे 11 kV से कम वोल्टेज मिलेगा। मान ले 10 kV या 10.5 kV ऐसे मिल जाता है, ठीक है। लेकिन हम चाहते ही है कि 11 kV जैसे यहाँ पे है तो यहाँ भी 11 kV मिले। प्रैक्टिकल तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जिस कंडक्टर से हम वोल्टेज फ्लो करवा रहे हैं उसका कुछ न कुछ रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। रेजिस्टेंस 0 किसी भी वायर का नहीं होता है। अगर किसी वायर का रेजिस्टेंस होगा तो वोल्टेज ड्रॉप होगा, वोल्टेज ड्रॉप होगा तो वोल्टेज रेगुलेशन या वोल्टेज लॉस होगा, वो 0 कभी भी नहीं हो सकता। लेकिन हम वोल्टेज लॉस को कम से कम करने के लिए प्रैक्टिकल क्या करते हैं, उस वोल्टेज रेगुलेशन को 0 करते हैं या वोल्टेज लॉस को 0 रखते हैं, ठीक है। ये हो गया वोल्टेज रेगुलेशन। वोल्टेज रेगुलेशन क्या होगा, इनपुट वोल्टेज जैसे 11 kV बताया मैंने, ठीक है, माइनस में आउटपुट वोल्टेज मान लिया कि 10 kV हो गया, बटे में आउटपुट मान लिया 10 kV हो गया, तो 11 माइनस 10 1 बटे में 10, ये हो गया वोल्टेज रेगुलेशन। मान लिया आपको कि यहाँ पे इनपुट जितना दे रहा है उतना ही आउटपुट मिल रहा है, ये आइडियल केस में सोच रहे हैं। प्रैक्टिकल केस में कितना हो गया, 1/10 वोल्टेज रेगुलेशन हो गया। लेकिन हम आइडियल से तो इनपुट मिलेगा जितना उतना ही आउटपुट दे रहे हैं, तो मान लिया इनपुट 11 kV दे रहे हैं और आउटपुट में हमें मिल रहा है 11 kV, तो 11 kV माइनस 11 kV कितना हो गया, 0 बटे में आउटपुट कितना 11 kV, 0 बटे 11 कितना हो गया 0। तो आइडियल कितना हो गया रेगुलेशन, वोल्टेज रेगुलेशन 0, और प्रैक्टिकल कम से कम 1/10 या 0.1 kV ऐसे, ठीक है। तो आपको उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चन कि जो ट्रांसमिशन लाइन है उसकी वोल्टेज रेगुलेशन का मान कितना होना चाहिए, ये कम से कम होना चाहिए। अगर ये यहाँ पे ये पूछ लिया होता कि आइडियली कितना होना चाहिए, ठीक है, आदर्श रूप में कितना वोल्टेज रेगुलेशन होना चाहिए, तो वहाँ पे आ जाता 0 उत्तर। लेकिन ऑप्शन में तो 0 दिया ही नहीं हुआ, तो हम लो यहाँ पे कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ट्रांसमिशन लाइन की वृद्धि प्रतिबाधा को परिभाषित करते हैं। ऑप्शन दे रखे हैं √L/C, √LC, रूट में L+C, रूट में C-L। यहाँ L+C या LC ये क्या है, L हो गया इंडक्टेंस, C हो गया कैपेसिटेंस, L हो गया इंडक्टेंस और C हो गया कैपेसिटेंस, और हाँ ये दो चीज़ दे रखे हैं यहाँ पे, और R हो जाता है रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाता है, या इम्पीडेंस पूछ रखा है, जो ट्रांसमिशन लाइन का जो इम्पीडेंस होता है उसको कैसे डिफाइन करते हैं, √L/C, ठीक है। इम्पीडेंस को कैसे बोलते हैं, Z = √L/C। ये होता है ट्रांसमिशन लाइन की इम्पीडेंस या प्रतिबाधा। याद कर लेना इसको डायरेक्ट भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसमिशन लाइन में बार रहित अवस्था में धारा प्रवाह का कारण है। ट्रांसमिशन लाइन में बार रहित अवस्था में धारा प्रवाह का कारण, इसमें ये बोल रखा है कि मतलब एक ट्रांसमिशन लाइन है, ठीक है, ये ऐसे मान लिया ये कंडक्टर है, इसमें कोई भी लोड नहीं लगा हुआ है। इधर से हम मान लिया कि ये यहाँ से 11 kV आ रही है, ठीक है, तो यहाँ पे कोई बार नहीं लग रहा है,
तो कोई करंट फ्लो ही नहीं होगी, क्योंकि करंट के लिए क्या होगा, यहाँ पे लोड लगना जरूरी है भाई। करंट के लिए एक क्लोज सर्किट होना चाहिए, ठीक है। मान लिया कि यहाँ से ये यहाँ पे लट्टू लगा होना चाहिए भाई, तभी यहाँ से करंट बहेगी ऐसे, ठीक है। अगर यहाँ से यहाँ लट्टू नहीं लग रहा है ना, एक सेकेंड, अगर यहाँ लट्टू ये नहीं लगा, मान लिया कि ये ऐसे यहाँ कोई लोड नहीं लग रहा, ऐसी ही वायर छोड़ रखी है, तो इसमें से इस वायर में से कोई करंट नहीं बहेगी, ठीक है। ये बैटरी लगा लिया या कोई भी वोल्टेज लगा लो इसको, ठीक है। यहाँ पे करंट बहने के लिए क्या होगा, क्लोज सर्किट होना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन में यही दे रखा है, क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि बार रहित अवस्था में धारा प्रवाह का कारण क्या है। यहाँ पे कोई लोड भी नहीं दे रखा और उसके बाद भी करंट प्रवाहित हो रही है किसमें, ट्रांसमिशन लाइन में, ठीक है। ये हो गया ट्रांसमिशन लाइन, इसमें लोड भी नहीं लगा रखा और उसके बाद भी अगर करंट फ्लो हो रही है तो उसका कारण क्या है। ऑप्शन दे रखे हैं, कोरोना प्रभाव, सेकंड ऑप्शन है लाइन की धारिता, थर्ड ऑप्शन है पृथ्वी से विपरीत प्रवाह, चौथा है स्पिनिंग रिजर्व, ठीक है। इसका उत्तर हो जाएगा भाई लाइन की धारिता। क्योंकि क्या होता है कि जैसे पास पास में कंडक्टर होते हैं ना, ये पास पास में कंडक्टर होते हैं, तो इसकी भी कुछ वोल्टेज होती है, इसकी भी कुछ वोल्टेज होती है और इसकी भी कुछ वोल्टेज होती है। इन दोनों, मान लें कि ये दो कंडक्टर हैं, ठीक है, इन दोनों कंडक्टरों के बीच में एयर होती है। एयर क्या होती है, इंसुलेटर का काम करती है। और मान लिया इसका 11 kV हो गया, इसका 10 kV हो गया, ठीक है। ऐसे इनका इनमें डिफरेंस होता है, ये मतलब इसमें 11 kV है तो इसमें भी 11 kV नहीं होता, कुछ वोल्टेज डिफरेंस होता है। क्योंकि अगर वोल्टेज डिफरेंस नहीं होगा तो वोल्टेज एक स्थान से दूसरे स्थान पे नहीं जाएगी, ठीक है। करंट को फ्लो करवाने के लिए वोल्टेज डिफरेंस होना ज़रूरी है। और ऐसे ही अगर हम घर पे जो वायर यूज़ करते हैं उसमें भी क्या होता है, एक न्यूट्रल यूज़ करते हैं और एक जो सप्लाई वाली करंट वाली वायर है उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। लाइव वायर में करंट तभी फ्लो करेंगे जब हम न्यूट्रल से कनेक्ट करेंगे, क्योंकि न्यूट्रल और लाइव वायर के बीच का जो वोल्टेज डिफरेंस वो होना जरूरी है। और वोल्टेज डिफरेंस कितना होता है, ये 230 वोल्ट। ये वोल्टेज माने तो इसको वोल्टेज डिफरेंस को ही हम वोल्टेज बोलते हैं। न्यूट्रल वायर और लाइव वायर के बीच में जो वोल्टेज डिफरेंस होता है, ठीक है, उसी को हम 230 वोल्ट घर पे यूज़ करते हैं। ऐसे ही इन दोनों जो तीन जो ट्रांसमिशन लाइन होती हैं, कंडक्टर होते हैं, इनके बीच में भी थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है। जैसे 11 kV, 10 kV या 9 kV ऐसे कुछ होते हैं, ये मान के चल रहे हैं, ठीक है। तो इनके बीच में जब वोल्टेज डिफरेंस होता है और बीच में इंसुलेटर होता है तो ये बीच में कैपेसिटेंस बन जाता है। कैपेसिटेंस कैसे बनता है, आपको पढ़ा होगा ना आपने, ये हो गया, एक ये प्लेट हो गई, ये वोल्टेज दे दी इधर से, ये प्लस माइनस, ठीक है। ये दो कंडक्टर लगा लो या प्लेट लगा लो, इनके बीच में एक कुचालक भरा होता है, ठीक है। कुचालक इस कंडक्टर में क्या काम करेगा, जो ट्रांसमिशन लाइन में कुचालक का काम कौन कर रही है, एयर। और जो कैपेसिटर होता है उसके बीच में कुचालक भरा होता है, ठीक है, अबरक या कुछ अलग और भी कई मटेरियल यूज किए जाते हैं। तो यहाँ पे जो ट्रांसमिशन लाइन ना, उसमें एयर है वो इंसुलेटर का काम कर रही है और जो उसके कंडक्टर है वो एक प्लेट का काम कर रही है। उसके बीच में वोल्टेज स्टोर हो जाती है और उस वोल्टेज स्टोर होने को ही हम, या वोल्टेज स्टोर करने वाली एक युक्ति बन जाती है, उसी को हम कैपेसिटर बोलते हैं, ठीक है, संधारित्र बोलते हैं। और इस वोल्टेज स्टोर होने को हम धारिता बोलते हैं, लाइन की धारिता, ठीक है। ऐसे ही दो कंडक्टरों के बीच में चार्ज इकट्ठा हो जाता है। जब हमारे पास लोड नहीं लगाता ना, लोड न लगने का बाद भी इसमें एक ऐसे क्लोज पाथ बन जाता है जिसमें से थोड़ी थोड़ी करंट बहनी शुरू हो जाती है, ठीक है।
यही कारण है कि ट्रांसमिशन लाइन में भार रहित अवस्था में भी, ठीक है, धारा प्रवाह होती है। लाइन की धारिता, कैपेसिटेंस ऑफ लाइन। उम्मीद करता हूँ आपको साथ साथ में ये याद हो रहे होंगे, समझ में आ रहा होगा। अगर कोई साथ में अगर थोड़ी बहुत ही आवाज़ में डिस्टरबेंस हो रही है तो उसको मैनेज कीजिएगा प्लीज़, क्योंकि फोकस अगर कंटेंट पे हो, अगर आपको अच्छा कंटेंट मिल रहा है और आपको क्वेश्चन यहाँ से सीधे देखने को मिल जाते हैं, मेरे को लगता है कि आप कंटेंट को याद करोगे, ये नहीं याद करोगे कि आपको आवाज़ थोड़ी सी सर आ भी रही थी कि नहीं आ रही थी, ठीक है। और इसको प्रॉब्लम को सॉर्ट कर लिया जाएगा थोड़े दिनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचरण लाइन में कोरोना की संभावना बढ़ जाती है। ट्रांसमिशन लाइन है, कोरोना की संभावना कब बढ़ती है भाई? सर्दियों में बढ़ती है, ऑप्शन दे रखा है, गर्मियों में, सूखे वातावरण में, आर्द्र वातावरण में। देख कोरोना तो आपको समझ में आ गया। कोरोना क्या है? जब जो ट्रांसमिशन लाइन है उसमें हाई या एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज दी जाती है, तो बहुत ज़्यादा वोल्टेज के कारण जो कंडक्टर के आसपास में एयर होती है ना, वो भी आयनित हो जाती है, ठीक है। आयनित हो जाने का मतलब एयर, उस आसपास के एयर पार्टिकल से भी करंट बहना शुरू हो जाता है। उसी को हम कोरोना लॉस बोलते हैं, कोरोना पावर लॉस बोलते हैं, कोरोना बोलते हैं, ठीक है। तो ये कब होता है? ये आर्द्र वातावरण में ज़्यादा होता है, ह्यूमिडिटी वेदर में। क्योंकि ह्यूमिडिटी वेदर में क्या होता है, वायु में नमी हो जाती है, और नमी युक्त वायु में से जो चार्ज है वो ज़्यादा जल्दी से बहता है। आपको पता भी है ना, गीले हाथों में करंट जल्दी आ जाता है, ठीक है। वही उसी कारण से ही जो आर्द्र वायु है, ठीक है, ह्यूमिडिटी वेदर में जो नमी युक्त वायु है ना, उसमें से कोरोना ज़्यादा होएगा, ठीक है। सूखे वातावरण में तो होगा ही नहीं, सर्दियों में भी नहीं होगा, गर्मियों में नहीं, उत्तर इसका क्या आ जाएगा? आर्द्र वातावरण में, ह्यूमिडिटी वेदर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस एक ही दो क्वेश्चन रह रखे होंगे, नेक्स्ट एक क्वेश्चन हो रहा है बस। क्वेश्चन, व्यावसायिक ट्रांसमिशन लाइन में खालिस्तान के कारण कंडक्टर का इस्तेमाल किया जाता है। जो इंडस्ट्रियल ट्रांसमिशन लाइन है, ठीक है, या व्यावसायिक ट्रांसमिशन लाइन होती है जो मतलब हाँ, औद्योगिक, या हम ज़्यादातर जो यूज़ करते हैं बड़े बड़े कामों में, उसमें यूज़ होने वाली जो ट्रांसमिशन लाइन है, उसमें खालिस्तान के कंडक्टर का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। व्यावसायिक ट्रांसमिशन लाइन में खालिस्तान के कंडक्टर का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन दे रखा है तांबा, एल्यूमिनियम, चांदी और लोहा। उत्तर दे रखा है इसका एल्यूमिनियम। आप सोच रहे हो कि चांदी का क्यों नहीं, या मोस्टली तो कॉपर अच्छा कंडक्टर है, लेकिन यहाँ पे आप पूछ रखे हैं कि व्यावसायिक ट्रांसमिशन लाइन में खालिस्तान के कंडक्टर का इस्तेमाल किया जाता है। इसका मतलब ये है कि जो बेनिफिट के लिए ज़्यादातर हम जो यूज़ करते हैं, जिसमें हमें पैसा भी बचाना होता है और हम ये भी चाहते हैं कि हमारी सप्लाई या करंट अच्छे से फॉलो करवा लें, तो हम ज़्यादातर देखते हैं कि एल्यूमिनियम का ज़्यादा यूज़ करते हैं। और आजकल एल्यूमिनियम कोर कंडक्टर ऐसे बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, ACCR तो नहीं बोलते, एल्यूमिनियम कंडक्टर कोर रेनफोर्स्ड, ऐसे कुछ नाम है, ठीक है। उसका यूज़ करते हैं। उसमें क्या होता है, जो सरफेस होता है उस पर एल्यूमिनियम की कोर्स होती है, कंडक्टर होते हैं, वायर होती है, और उसके बीच में होता है वो स्टील का वायर होता है, ठीक है। एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेन, ACSR होता है शायद, ACSR होता है या ACCR होता है, ये ऐसे ही कुछ है, आपको मैं बता दूंगा नेक्स्ट क्लास में क्या होता है, ठीक है। इसमें ये याद रख लेना कि एल्यूमिनियम की तार ही हम जो इंडस्ट्रियल ट्रांसमिशन लाइन है उसमें यूज़ करते हैं। बस ये दो क्वेश्चन हो रहे हैं, आपको अभी करवा देते हैं। सॉरी, एक ही है, ये तो हो गया हमारा। जब एक ट्रांसमिशन लाइन का लाइन वोल्टेज लगभग खालिस्तान के
थ्रेशोल्ड मान से अधिक हो जाते हैं तो इसके फलस्वरूप हवा का आयनीकरण हो जाता है। तो वही है इसमें जो आयनीकृत हो जाता है। कोरोना ही पूछ रहा है ये कि ट्रांसमिशन लाइन में जो कितनी वोल्टेज मैक्सिमम कितनी वोल्टेज दें, या मतलब कम से कम कितनी वोल्टेज दे कि कोरोना हो जाए, या कितनी वोल्टेज से ज़्यादा वोल्टेज होने पर अगर ट्रांसमिशन लाइन में मतलब एक पर्टिकुलर वोल्टेज होता है, मान होता है, हाँ भाई उससे अगर हम ज़्यादा कर देते हैं तो कोरोना हो जाएगा। तो वह वोल्टेज का मान कौन सा है जिससे ज़्यादा कर देने पर हवा आयनीकृत हो जाती है या कोरोना हो जाते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि मैक्सिमम वोल्टेज कितनी होती है, 30 kV होती है, 30 किलो वोल्ट, और जो RMS वैल्यू होती है वो 21 kV होती है। RMS क्या होता है, पहले आपको इसको एक क्वेश्चन बता देता हूँ। इसका आंसर हो गया यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से 30 kV उत्तर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि या तो 21 होना चाहिए था या 30 होना चाहिए था। 21 तो इसमें है नहीं है, एक्यूरेट 30 दे रखा, तो हम 30 kV मैक्सिमम वैल्यू मान के चलते हैं, ठीक है। और अगर RMS बता देते हैं आपको, RMS वैल्यू होती है मैक्सिमम वैल्यू बटे में √2, ठीक है। अगर आप 30 बटे में √2 करोगे ना तो RMS वैल्यू निकल आती है, ये 21.21 कुछ आती है, ठीक है। 30 बटे √2 करोगे ना 21.21 समथिंग आता है, तो इसको हम 21 किलोवाट मान के चलते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो समझाया वो क्लास में भी याद हो गया होगा, और अगर कुछ रहता है, ठीक है, तो आप उसको रिवाइज कर लेना। अगर मेरे द्वारा अगर कुछ समझाने में कमी रह गई है तो मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा, और अपना इम्प्रूवमेंट करते रहेंगे। आप भी करते रहना, हम भी करते रहेंगे, अभी स्टार्ट्स हैं। और अगर क्लास अच्छी लगी होगी तो सब्सक्राइब कर लेना। ये इलेक्ट्रीशियन करियर के अंदर हमारा यूट्यूब चैनल है जिस पे ये वीडियो अपलोड हो जाएगी। क्या अभी अपलोड होगी तभी आपको दिखेगी। नेक्स्ट कोट भी एक कि समुद्री जहाज किनारे पर सबसे ज़्यादा सुरक्षित होते हैं। बोल रहे हैं कि समुद्री जहाज किनारे पर सबसे ज़्यादा सुरक्षित होता है, लेकिन वो वहाँ पर खड़ा रहने के लिए नहीं बना, ठीक है। कितना बढ़िया कोट है ये, आपको अमल में लेके आना चाहिए कि जो ये समुद्री जहाज है ना सबसे ज़्यादा सुरक्षित कहाँ होता है, किनारे पे ही होता है। अगर समुद्र में नहीं जाएगा तो उसके किनारे पे तो कुछ हाल चाल आएगी नहीं, जब समुद्र के बीच में जाएगा तभी तो उसको हानि होएगी। लेकिन किनारे पे के लिए तो वो बना ही नहीं है, बीच के लिए ही बनाया गया ताकि वो बीच में जाए और सामान एक बंदरगाह से दूसरे बंदरगाह पे लेके जाएं, ठीक है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करें। ऐसे ही हमारा जन्म हुआ है, ऐसे ही हम एक समुद्री जहाज हैं जिसका जन्म हमारे एक किनारे पर बैठने के लिए नहीं हुआ है कि ऐशो आराम की ज़िंदगी जिए और चलता जाएगा। हमारा जीवन एक समुद्री जहाज की तरह है। हमें उस एग्ज़ाम रूपी समुद्र के बीच में जाकर उसकी जो लहरें है उसके बीचों बीच चीर फाड़ करके हमें एक किनारे से दूसरे किनारे पर जाना है, एक सक्सेस रूपी किनारे पर जाना है, ठीक है। जिसके बाद हमें एक अचीवमेंट्स का अनुभव होगा कि हमें कुछ किया है, और हम पे जो डिपेंडेंट है, जैसे एक समुद्री जहाज पे डिपेंडेंट होते हैं ना, यात्री होते हैं, सामान होता है एक जगह से दूसरे जगह पे ले जाना होता है, ऐसे ही हमारे ऊपर भी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसको ग्रो कराना है। बहुत सारे हमारे डिज़ायर्स हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, अच्छे अच्छे काम करेंगे। तो उन लहरों के बीच में ताकि हम डूब ना जाए, ताकि हम एग्ज़ाम रूपी जो समुंदर है उसके बीच में ही ना डूब जाएं, तो उसके लिए
हमें अच्छा कंटेंट प्राप्त करते रहना होगा और ऐसे ही पढ़ाई जारी करती रहनी होगी। क्योंकि अगर समुद्री जहाज बनाते टाइम ही कुछ कमी कर दी जाए, उसमें लीकेज हो जाए, तो वो बीच में ही डूब जाएगा। ठीक है, तो आपकी पढ़ाई में लीकेज नहीं होनी चाहिए, कंटिन्यू पढ़ते रहिए और अपने जो चाहते हैं उनसे बीच में टाइम निकाल के बातें करते रहिए। इससे स्ट्रेस या फ्रस्ट्रेशन दूर होगा। क्योंकि पढ़ाई के बीच में ऐसा लगता है कि हम किसी से बात नहीं करेंगे, टाइम डिस्टर्ब होता है या मैनेज नहीं हो पाता है। लेकिन हम अगर बिल्कुल ही डिस्कनेक्ट होके पढ़ाई पे ध्यान देंगे तो हम थोड़ा सा स्ट्रेस फील करते हैं और स्ट्रेस हो जाएगी। तो इससे बचने के लिए आप अपने बात करते रहिए अपने करीबी दोस्तों से। तो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद करूँगा कि आपको अच्छा लगा होगा क्लास में रह के और कुछ नया सीखने को मिला होगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।